ओके, कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, क्या क्या कारण हो सकते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के? तो सबसे पहले क्या कारण है? एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट यानी कोई भी प्रॉब्लम जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, लाइक क्या? वेजेज, वेजेज पर के ऊपर डिस्प्यूट होता है, किसी को अधिक मिलना, किसी को कम मिलना, या फिर जो अग्रीड सैलरी है वो पे नहीं करना, या अलाउंसेस है जिस तरीके से प्रॉमिस किया गया है वो अलाउंसेस पे नहीं हो रहे हैं, बोनस बेनिफिट में कोई किसी भी तरीके का डिस्प्यूट आना, वर्किंग कंडीशन को लेके, वहां पे जो वर्किंग कंडीशन है वो हाइजीनिक नहीं है, या फिर एम्प्लॉय के लिए एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा है, इंजरी होने के ज्यादा चांसेस हैं, अगर वैसा कंडीशन है तो इससे रिलेटेड डिस्प्यूट हो सकता है। अनजस्ट डिसमिसल यानी कि अगर आपने किसी को निकाला है काम से तो जस्टिफाई नहीं करता है ये निकालना, ठीक है ना, ये डिसमिसल अनजस्ट है, न्याय संगत नहीं है, तो वैसे केस में भी जो डिस्प्यूट होगा उसको एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट में हम रखेंगे। रिट्रेंचमेंट ऑफ वर्कर्स, अगेन अभी हमने अनजस्ट डिसमिसल बोला। रिट्रेंचमेंट ऑफ वर्कर्स मतलब कि किसी भी तरीके से लोगों को जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है उनकी संख्या को कम करना, रिट्रेंच करना, टू कट शॉर्ट, ठीक है ना। डाउन साइजिंग भी इसको बोलते हैं, आप लोगों ने एचआरएम में ये सब पढ़ा हुआ था। तो डाउन साइजिंग करना वर्कर्स का, अगर ये डाउन साइजिंग जैसे होना चाहिए वैसे नहीं है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कैन गो फॉर डाउन साइजिंग इफ इट कैन नॉट अफोर्ड देयर एम्प्लॉयज, सैलरी दे पा रही है या उनका अलाउंसेस या व्हाटएवर इज नॉट पेइंग, या फिर वो अफोर्डेबल नहीं है उनके लिए, तो लेकिन उसका एक तरीका है कैसे आप पहले नोटिस देंगे, फिर नोटिस देने के बाद टाइम देंगे और फिर निकालेंगे, या फिर अगर टाइम नहीं दे पाएंगे इमीडिएट आपको रिट्रेंचमेंट करना है तो आप क्या करेंगे कि एटलीस्ट उनको उतने महीने का, जितने महीने का नोटिस पीरियड सर्व करना था उतने महीने का पेमेंट आप कर दीजिए और फिर वो उनको आप निकाल सकते हैं। तो ये तरीका है, अगर इस तरीके से निकालेंगे तो ठीक है, अदरवाइज डिस्प्यूट का कारण ये सारा एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड पॉइंट्स है जिस पर डिस्प्यूट हो सकता है। नेशनलाइजेशन, नेशनलाइजेशन मतलब क्या? किसी भी चीज का नेशनलाइजेशन हो जाना, किसी भी चीज को किसी सरकार के अंदर, या जैसे अभी हम लोग प्राइवेटाइजेशन बोल सकते हैं ना, तो उसी तरह से वर्कर्स नॉर्मली प्रोटेस्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ रैशनलाइजेशन, ऑटोमेशन, कंप्यूटराइजेशन एक्सेट्रा। अगर कंप्यूटर का ऐसे है कि पहले नहीं था और अब आ रहा है तो लोगों के मन में एक भय हो जाता है कि शायद अब हमें काम नहीं मिलेगा, अधिक से अधिक काम तो कंप्यूटर कर देगा, फिर लोगों की जरूरत नहीं रहेगी, तो रिट्रेंचमेंट किया जा सकता है, डाउनसाइजिंग किया जा सकता है, तो इसका विरोध करते हैं। ऑटोमेशन, अगर फुल्ली ऑटोमेटिक सिस्टम हो जाए, पूरा का पूरा प्रोडक्शन फुल्ली ऑटोमेटिक हो जाए तो भी एक विरोध होता है उसके प्रति, क्योंकि फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के कम होने के चांसेस रहते हैं। रैशनलाइजेशन, जहां पर मिल करके दो तीन स्ट्रैटेजिक बेनिफिट के लिए तीन चार फर्म्स एक साथ मिल करके किसी एक बेनिफिट के लिए काम करती है। रैशनलाइजेशन का एग्जांपल हमारा टर्नओवर भी हो सकता है, एक्विजिशन भी हो सकता है। तो नॉर्मली हम देखते हैं एक्विजिशन, मर्जर, इसका विरोध करते हैं क्योंकि जिस कंपनी के साथ हम मर्ज कर रहे हैं उसका फिलॉसफी क्या है, वो कैसे एम्प्लॉइज के साथ बिहेव करती है, ये सब बहुत ज्यादा अनसर्टेन होता है, जिसके कारण हम जो वर्कर्स होते हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं इन सब चीजों के लिए, क्योंकि उनको फियर एक्चुअली होता है रिट्रेंचमेंट का, कि लार्ज नंबर ऑफ रिट्रेंचमेंट हमारे कंपनी में हो सकता है इन सब चीजों के कंसिक्वेंटली। थर्ड है एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कॉजेज। एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कॉजेज यानी किसी के साथ गलत व्यवहार होना, या फिर किसी ने बहुत कम बड़ी छोटी सी गलती की है लेकिन बहुत ज्यादा आपने अनप्रपोर्शनेट, जिसको कहते हैं सजा, पनिशमेंट दे देना, या किसी को बहुत कम पनिशमेंट देना जबकि गलती बहुत बड़ी थी, किसी को वर्बली अब्यूज करना, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज करना, या फिर फिजिकल असॉल्ट करना, these things comes under एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कॉजेज। तो इन सब कारणों से भी डिस्प्यूट हो सकता है। दीज आर डिफरेंट रीजंस जिसकी वजह से डिस्प्यूट होता है ऑर्गेनाइजेशंस में। रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन यानी इफ एन ऑर्गेनाइजेशन रिफ्यूज, है ना, रिफ्यूज टू और फेल टू एक्सेप्ट यूनियन एज एन बार्गेनिंग एजेंट। यूनियन क्यों बनाया जाता है? यूनियन को हम जो कंपनीज होती है वो रिकॉग्नाइज करती है, और यूनियन इसलिए बनाया जाता है ताकि कलेक्टिवली हम लेबर्स के डिमांड को रख सके एम्प्लॉइज के, एम्प्लॉयर्स के सामने। लेकिन अगर एम्प्लॉयर्स उसको नेग्लेक्ट करती है, इग्नोर करती है या रिजेक्ट कर देती है तो उसको हम बोलेंगे
कि दे आर रिफ्यूजिंग एक्सेप्टिंग द रिकॉग्निशन ऑफ द ट्रेड यूनियन। तो ऐसे में भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, क्योंकि फिर किस माध्यम से एम्प्लॉयज अपने प्रॉब्लम्स को मैनेजमेंट तक पहुंचाएंगे। इंस्टीट्यूशनल कॉजेस यानी कि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ कॉजेज, जैसे कि मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियंस हो गया, स्कोप ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग हो गया, उसके बाद अनफेयर प्रैक्टिसेस अगर है, यूनियन का रिकॉग्निशन का सवाल है, इन सब चीजों के कारण भी क्या होता है, किसी यूनियन को हमने मान्यता दे दी और कुछ यूनियंस को हमने नहीं मान्यता दी, तो जिनको नहीं देंगे उनके अंदर डिस्प्यूट की भावना आएगी। अनफेयर प्रैक्टिसेस अगर हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि नहीं होना चाहिए था, जो कि गलत है, अनफेयर है, ठीक है ना, लॉफुल नहीं है, तो ऐसे में भी ये दी जाता है इंस्टीट्यूशनल कॉजेज, जिसकी वजह से डिस्प्यूट होता है। और ये सारे रीजंस बनते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का रूट कॉज। पॉलिटिकल कॉजेज वहां पे ज्यादा पावरफुल होता है जहां पे एक तो यूनियंस है और दूसरा ये यूनियंस एक्टिव यूनियंस है, और वहां पे जो पॉलिटिकल पार्टीज वो अपनी रोटी सेकने के लिए, अपने मतलब को साधने के लिए ट्रेड यूनियंस को फिनेंस करती है, चंदा देती है, और उनके थ्रू कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री के अंदर बना के रखना चाहते हैं, ताकि वो उसमें बीच बचाव में जाए और कहीं ना कहीं उनका वोट बैंक जो है, उनको जो लोग हैं, पब्लिक है, उनका सिंपैथी मिले, उनका वाहवाही मिले, ये सब सोच करके इसको क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो दीज आर द रीजंस ऑफ डिस्प्यूट, और इन सारी वजहों से कलेक्टिव जो ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है वो हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता क्यों क्यों किस किस वजह से है। अब पढ़ेंगे कि व्हाट आर द प्रिवेंशन मशीनरी टू सेटल द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होगा जब एक से अधिक लोग एक साथ काम करते हैं, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज एक साथ काम करते हैं, फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो सकता है। बट नाउ द रीजन इज कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है उसका मकसद क्या है, इंडस्ट्रियल पीस को बनाए रखना है ना। यहाँ पर 3 टाइप के मशीनरी है, देखो डायग्राम्स को ध्यान में रखना। कल भी मैंने आपको बताया था पार्टीज टू आईआर, आईआर के पार्टीज क्या क्या थे, इंडस्ट्रियल रिलेशन के पार्टीज, एनीबॉडी? Anybody in the classroom can say who are the parties of industrial relation? कोई नहीं? मैम क्या बोला आपने? इंडस्ट्रियल रिलेशन के कौन कौन से पार्टी होती, कौन कौन से, who are the parties of industrial relation? ट्राई करिए। इंडस्ट्रियल रिलेशन के कौन कौन पार्टीज? मैम एम्प्लॉइज होंगे। हाँ हाँ, मैम एम्प्लॉइज होंगे, मैम ट्रेड यूनियंस हो सकते हैं और मैम, और मैम गवर्नमेंट भी। हाँ, वेरी गुड। ट्रेड यूनियन, एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट, सिंपल, एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट, एम्प्लॉय एसोसिएशन, ट्रेड यूनियंस एंड गवर्नमेंट मशीनरी। ठीक है ना, गवर्नमेंट रिक्रूटेड ऑफिसर्स, ठीक है ना, जो लीगल इंस्पेक्टर हैं, जो हमारे नेशनल एंड ट्रिब्यूनल है, कोर्ट्स है, वो सब, ठीक है ना, दे आर द पार्टीज ऑफ आईआर। ओके, अभी तुरंत खत्म किया हमने लास्ट डे परसों तरसों। ओके, नाउ तो क्या क्या हमारे पास मशीनरी है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, सुलझाने के लिए? These are the machinery जो आपको डायग्राम में दिख रहा है। वॉलंटरी मेथड, गवर्नमेंट मशीनरी, स्टैट्यूटरी मेजर्स। वॉलंटरी मेथड, ये आपके पास 6-7 वॉलंटरी मेजर्स है, इसमें से आप किसी 1, 2, 3 तरीके को, जो भी आपको मन है, आप 2-3 तरीका यूज कर सकते हैं अपने इंडस्ट्री या अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए। कोशिश ये की जानी चाहिए कि जो डिस्प्यूट है दैट शुड बी sorted out between the employer and employees, third party intervention की जरूरत ना पड़े। ये मेन स्कोप, मेन ऑब्जेक्टिव होता आया था।
अगर यहाँ बात नहीं बनती है तो गवर्नमेंट की मशीनरी भी है जो स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पे काम करता है, जिसको लेबर इंस्पेक्टर या फिर लेबर ऑफिसर के नाम से हम जानते हैं, जो समय समय पर आकर के चेक करता है कि वट एवर द रूल्स आर देयर इन लेबर लॉज, फैक्ट्री एक्ट, वो सारे लॉज इम्प्लीमेंट हो रहे कि नहीं, क्योंकि अगर नहीं होंगे तो दैट मे बी द रीजन ऑफ डिससैटिस्फैक्शन, डिसकंटेंटमेंट, और ये स्ट्राइक्स की तरफ बढ़ेगा एंड फलस्वरूप आईआर जो है, जो रिलेशन है वो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। यस ना स्टैट्यूटरी मेजर्स मतलब क्या होता है? स्टैट्यूटरी मतलब लीगल, ठीक है ना, संवैधानिक। तो दीज आर द थिंग्स, अगर यहाँ दोनों जगह आपका बात नहीं बना, प्रॉब्लम सेटल नहीं होता है, देन देयर आर थिंग्स लाइक वर्क कमिटी, स्टैट्यूटरी मेजर्स है। उसके बाद कंसिलिएशन, कंसिलिएशन में कंसिलिएशन ऑफिसर, कंसिलिएशन बोर्ड, ये सब आते हैं। एंड उसके बाद है एडजुडिकेशन, आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन है किसी थर्ड पार्टी के को बीच में ला करके, जिसको हम पंचायत बोलते हैं ना, गांव घर में किसी थर्ड पार्टी को बीच में रख करके झगड़ों का निपटारा होता है, उसी तरह आर्बिट्रेशन आप अपने मर्जी से किसी को बीच में ला सकते हैं। मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज म्यूचुअली अग्रीड किसी बंदे पर जिस पर दोनों को भरोसा, और फिर वो प्रॉब्लम उनके हवाले कर देंगे कि आप बताइए इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। अगर यहाँ तक बात नहीं बनी तो फिर आपको एडजुडिकेशन में जाना पड़ेगा। और एडजुडिकेशन में भी 3 लेवल है, 3 टायर है इसको सॉर्ट आउट करने का। सबसे पहला है लेबर कोर्ट, जैसे हमारे यहाँ होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट। सिमिलरली लेबर कोर्ट, फिर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एंड देन नेशनल ट्रिब्यूनल। नेशनल ट्रिब्यूनल में डिस्प्यूट को खत्म होना ही है, जो भी डिसीजंस है नेशनल ट्रिब्यूनल के वो बाइंडिंग है फॉर ऑल द पार्टीज ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब ये सब पढ़ेंगे हम लोग एक एक स्टेप पे। आज हम लोग वॉलंटरी मेथड सारा देख लेते हैं। सिंपल है, कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग आप लोग बहुत दिनों से जा रहे हैं। कलेक्टिव यानी एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज कलेक्टिवली सॉर्ट आउट और रिजॉल्व देयर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, है ना। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय साथ में आते हैं। नॉर्मली जो इनका एरिया ऑफ वर्क होता है वो होता है वेजेज बेनिफिट से लेकर के वर्क रूल क्रिएट करने से लेकर के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने तक। बार्गेनिंग जो पावर है वो क्या होता है? कलेक्टिव होता है, यानी बोथ एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज रिप्रेजेंटेटिव्स आर देयर एंड देन दे नेगोशिएट म्यूचुअली टू रिजॉल्व सर्टेन प्रॉब्लम्स। इसको हम कलेक्टिव बार्गेनिंग कहेंगे व्हेन देयर इज कलेक्टिव अप्रोच ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन में क्या है? एक वॉलंटरी मेजर्स है। थ्रू ट्रेड यूनियन the employees can seek quick redressal from the management। ठीक है ना, एम्प्लॉयज अपने प्रॉब्लम्स को अपने ही द्वारा संगठित ट्रेड यूनियन के पास लेकर जाती है। उस ट्रेड यूनियन का चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव होता है जो उनकी बातों को, उनकी समस्या को मैनेजमेंट के सामने रखता है। एंड देन अगर उस बात को सॉर्ट आउट टाइमली किया जा सके, जो कि प्रेशर क्रिएट कर सकता है ट्रेड यूनियन मैनेजमेंट के ऊपर, क्योंकि वो एक यूनियन है, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज का रिप्रेजेंटेटिव है। That's why they are very strong. They can create stress or tension upon the management, और इससे वो कोई भी किसी भी तरीके का जो बार्गेनिंग पावर है वो उनके हाथ में आ जाता है, और वो उस प्रॉब्लम को, जो इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम है, उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल। ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल भी अगेन जैसे ही ज्वाइंट है, दैट मीन्स कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज का इकट्ठा एक काउंसिल बनाते हैं, जिसमें मैनेजमेंट होगा, टेक्नीशियंस होंगे, वर्कर्स होंगे, एंड देन equal number of representatives from workers and management, be it 6, be it 12, minimum it can be 6 and maximum it can be 12। ठीक है ना, लेकिन जितने भी होंगे इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे जेएमसी में। जेएमसी इज ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल। ये बिल्कुल वॉलंटरी है, इसमें 6 से 12 अधिक से अधिक लोगों का एक ग्रुप बनाया जा सकता है, जिसमें मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज दोनों है। एंड द एरिया ऑफ वर्क इन द जेएमसी केसेस इंफॉर्मेशन शेयरिंग। अगर कोई नया इंफॉर्मेशन आया, अगर कोई नोटिस जारी करना, अगर कुछ नया सर्कुलर इशू करना है, तो आप इंफॉर्मेशन शेयरिंग ये जेएमसी कर सकता है। कंसल्टेटिव, अगर आपको कंसल्ट चाहिए, किसी भी एम्प्लॉइज को कंसल्ट चाहिए एम्प्लॉयर से, तो वो कंसल्टेटिव डिसीजंस और बेनिफिट्स भी ले सकता है जेएमसी के थ्रू। एंड देन लास्टली इज एडमिनिस्ट्रेटिव, लाइक इट इज रिलेटेड टू सेफ्टी, वेलफेयर, ट्रेनिंग, हॉलीडे,
उसके बाद जो अटेंडेंस वगैरह, फॉर्मुलेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर, स्टैंडिंग ऑर्डर पे हम अभी फिर से चलेंगे। फॉर्मुलेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर, कैसे हम क्रिएट करते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर क्या है, तो अभी हम जेएमसी में रहते हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर इज सिंपल, इट इज अ रूल बुक, ठीक है ना, जो आपका नियम कानून का है पूरा का पूरा स्टैंडिंग ऑर्डर में लिखा होता है, दैट्स इट। तो जेएमसी के द्वारा 3 अलग अलग कैटेगरीज पे काम किया जाता है, जैसे डिसीजंस ऑफ जेएमसी शुड बी यूनानिमस, एकदम से एक मत से पारित होना चाहिए, एंड शुड बी, अगर वो एक मत से पारित है तो इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड विदाउट एनी डिले। आप उसके डिसीजंस को 1 महीना 2 महीना बाद तक नहीं जल्दी, ठीक है, 10 दिन 15 दिन जो भी टाइम लिया आपने उस टाइम में जेएमसी द्वारा लिए गए निर्णय को इम्प्लीमेंट कर दीजिए, ठीक है ना। कभी कभी ये क्विक भी होता है, 2-3 घंटे बाद भी ये इम्प्लीमेंट होने लायक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है representative of workers to the JMC should be based on nominations by recognized union, यानी कौन होंगे रिप्रेजेंटेटिव जेएमसी के, वो सारे वर्कर्स, ठीक है, जेएमसी के वो सारे वर्कर्स जो नॉमिनेट किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन द्वारा और जो अच्छा कर रहे होते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन, वो सारे वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव्स हो सकते हैं, ठीक है ना। एंड बाद में है जेएमसी को पहले जेएमसी को कहाँ कॉन्स्टिट्यूट करना कंपलसरी होता था, तो ऑल दोज ऑर्गेनाइजेशन व्हिच हैविंग 500 और मोर देन 500 वर्कर्स कैन हैव अ जेएमसी, जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल, ठीक है। समझ में आया ये? यस मैम। ठीक है, कहीं कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, कहीं तुम्हारा रिवीजन ही हो रहा है, जिन लोगों ने क्लास किया था उनका, तो नहीं कुछ समझ में आया तो पूछ लीजिएगा। उसके बाद है स्टैंडिंग ऑर्डर। से स्टैंडिंग ऑर्डर मतलब मैंने रूल बुक बताया आपको कि कोई लॉ बुक, कोई रूल बुक, कोई पॉलिसीज जिसको फॉलो करना जरूरी है, तो ऐसे रूल बुक हो जिसमें कंपनीज के टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन हो, उस रूल बुक को हम स्टैंडिंग ऑर्डर कहते हैं। ये स्टैंडिंग ऑर्डर को क्रिएट करने की जिम्मेदारी भी कलेक्टिव होती है, यानी एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज की दोनों की होती है, कलेक्टिव होती है। नॉर्मली ये पहले रेगुलराइज पेविंग द वे ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, हार्मनी वगैरह को डिस्कस करती है, ठीक है ना। रेगुलर कैसे होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस को, इंडस्ट्रियल पीस कैसे वहां पे रहेगा, प्रिवेल करेगा, एंड देन हार्मनी, कैसे भाईचारा और पीस, शांति को वहां पे स्टैब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 की ये बात है, जब इंडस्ट्रियल स्टैंडिंग ऑर्डर को इंट्रोड्यूस किया गया था। स्टैंडिंग ऑर्डर इज इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स employing 100 and more, यानी जेएमसी फॉर जेएमसी it is 500 and more workers. For a standing order there should be 100 and more workers, ठीक है। Yes, ma'am. तो ये एक्ट के हिसाब से कौन कौन सी चीजें हैं जिस पर स्टैंडिंग ऑर्डर में रूल्स प्रिपेयर किया जाता है। ये रूल्स कलेक्टिवली होता है, एम्प्लॉय एम्प्लॉयज दोनों के रिप्रेजेंटेटिव साथ में बैठ के बनाते हैं, ताकि एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉयज के जो भी उनका व्यू है उससे सहमत हो सके, और एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉयर के जो भी वो मान्यताएं हैं या जिस तरह से भी उनका रहना है उससे वो अग्री कर सके। इसीलिए ड्रॉप अप नहीं होता, प्लान्ड होता है, राइट। इसमें क्या क्या है, सबसे पहला क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयज। क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयज कैसे कर सकते हैं हम, बोलिए जल्दी। एक तो एग्जांपल बता दो, क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयज में क्या क्या लिख सकते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज का कैसे हम वर्गीकरण कर सकते हैं, किस आधार पर हम उनको बांट सकते हैं। फुल टाइम हो जाएगा, पार्ट टाइम हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, फुल टाइम, पार्ट टाइम, कैजुअल, परमानेंट, टेम्पररी। जेएमसी में 6 से 12 एम्प्लॉय रहते शिफ्ट वगैरह भी तो हो सकता है। जेएमसी में शिफ्ट, बिल्कुल शिफ्ट वाइज हो सकता है, आप वेरी गुड, कि कौन किस शिफ्ट में काम करेगा। इसके अलावा 3 और है, स्किल्ड, अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड। इनके बेसिस पर भी हम क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयज करते हैं, है ना। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयज में रहना चाहिए, क्योंकि हर एक क्लासिफिकेशन के हिसाब से उनका मिनिमम वेजेज, फेयर वेजेज वगैरह इंप्लीमेंट होता है, उनके अलावेंसेस, इंसेंटिव्स उसके हिसाब से बनता है। इसीलिए टू क्लासिफाई द एम्प्लॉयज इज द फर्स्ट
थिंग ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर एंड देन आवर्स ऑफ वर्क। और क्या डिस्कस कर सकते हैं, तो वर्किंग आवर्स कितना लंबा होना चाहिए, हॉलीडेज कितने मिलेंगे ईयरली, एंड पे डेज कितना रहेगा, कितना डेज की छुट्टी के लिए आपको पेमेंट मिलेगा, मतलब यू आर ऑन लीव विथ पे, ठीक है ना, ये पे डेज होंगे। एंड वेज रेट्स, क्या आपका वेज रेट अभी है, ओके, जो एग्जिस्टिंग वेज रेट है, जो गवर्नमेंट ने वेज रेट दिया उसको, आप उससे ऊपर कितना भी जाइए लेकिन कम से कम उस पर रहना जरूरी है। शिफ्ट वर्किंग, नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट, जिस भी शिफ्ट में काम हो रहा है वो शिफ्ट का लिखना, और शिफ्ट के आगे जो एम्प्लॉयज है उनका नाम होना कि दे प्रेजेंट और दे डू नॉट, राइट। एंड देन अटेंडेंस एंड लेट कमिंग और अटेंडेंस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसको भी इसमें हम कर सकते हैं। लीव्स रूल, लीव के रूल क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन में। टेम्पररी स्टॉपेज ऑफ वर्क, कैसे आप टेम्पररी वर्क को बंद कर सकते हो और जब आपकी बात मान ली जाएगी तो आप कैसे फिर उसको शुरू कर सकते हो। These are the things, termination, suspension and disciplinary action. These are the things which is related to standing orders, ठीक है ना, ठीक है। Yes, ma'am. नेक्स्ट, तो ऐसे में अब ये कैसे आपने बना लिया, यानी एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयड ने मिलकर के स्टैंडिंग ऑर्डर बना दिया। अब ये कैसे होगा, तो इस स्टैंडिंग ऑर्डर को नॉर्मली भेजना होता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास, सर्टिफाइंग ऑफिसर बोलते हैं। जब एम्प्लॉयज म्यूचुअली अग्री, बुक तैयार हो गया, स्टैंडिंग ऑर्डर तैयार हो गया, देन दैट स्टैंडिंग ऑर्डर is sent to the certifying officer, ठीक है ना। ये certifying officer सर्टिफाई करेगा, ठीक है ना, सब कुछ सही है, ये श्योर करके, इंश्योर करके उस पर सिग्नेचर करेगा। एट वंस इट इज साइंड एंड sent back to the organization, it should be displayed on some places where everybody can see that particular मैसेज, ठीक है ना, ताकि सबको पता रहे कि क्या स्टैंडिंग ऑर्डर है, क्या यहाँ पे कौन कौन सी चीज क्षम्य है और कौन कौन सी चीज नहीं क्षम्य है, आपको गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी, ठीक है। ये समझ में आया, ठीक है। अब हमारा होता है ग्रीवेंस प्रोसीजर। ग्रीवेंस प्रोसीजर हमने उस दिन बताया था, ये इमेजिनरी भी हो सकता है, या अंडरस्टूड भी हो सकता है, और ये रियल भी हो सकता है ना। तो ये किस तरीके का है वो आपको पर्सनल एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा, पता चल जाएगा कि किस तरह का ग्रीवेंसेस है। इट कैन बी टोल्ड, इट कैन बी साइलेंट और हिडन। तो ग्रीवेंसेस कैसे भी हो सकता है, लेकिन ग्रीवेंसेस को एड्रेस करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज साइलेंट ग्रीवेंसेस भी एक्सप्लोड कर सकता है, ठीक है ना। तो वो आपको महंगा पड़ सकता है, जो भी उस कंपनी के कार्य लोग हैं या ऑफिसर से या आए हैं, व्हाटएवर, ठीक है। तो ये ग्रीवेंस प्रोसीजर में क्या होता है, ग्रीवेंस प्रोसीजर में एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयज का फिर से एक रिलेशन बनता है, जहां पे इस ग्रीवेंसेस को प्रॉम्प्टली एड्रेस किया जाता है, ठीक है। लेबर कॉन्फ्रेंस 1958 में क्या होता है, जो कि इंडिया में हुआ था, मोस्टली इसमें क्या होता है कि मॉडल वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज, जो उनके अच्छे ग्रूम्ड वर्कर्स है एंड एम्प्लॉयज आर एक्सपेक्टेड टू द फॉलोइंग सर्टेन स्टेप्स, कुछ उनको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। मॉडल वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो सर्टेन स्टेप्स एज टू पुट आउट द फ्रिक्शंस बिटवीन देम, ताकि उनके बीच में जो भी संघर्ष है, जो भी लड़ाइयां झगड़े हैं, वो उसको रिमूव कर सके। अब है कोड ऑफ डिसिप्लिन। कोड ऑफ डिसिप्लिन मतलब टू मेंटेन हार्मोनियस रिलेशन एंड प्रमोट इंडस्ट्रियल पीस। कोड ऑफ डिसिप्लिन का भी मतलब हो गया कोड ऑफ कंडक्ट। कौन कौन सी चीजें, अभी ये सारे क्या है, स्टैंडिंग ऑर्डर आपने पढ़ा, स्टैंडिंग ऑर्डर के बाद आपने यहाँ पे कंसिलिएशन देखा, ग्रीवेंस प्रोसीजर देखा, अब कोड ऑफ डिसिप्लिन, यानी कि ऐसे काम करिए जो डिसिप्लिन को मेंटेन रखता है। इसके लिए वर्कर्स एंड मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे भी साथ बैठते हैं और वो अपने लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए और क्या करते हैं, कोड ऑफ डिसिप्लिन को बनाते हैं, ठीक है। अब क्या इसमें बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोड ऑफ डिसिप्लिन क्या है, मेंटेन पीस। ये पूरा का पूरा आईआर का बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है, मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन इंडस्ट्री,
दूसरा, प्रमोट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का क्या मतलब हुआ कि ये मैनेजमेंट या एम्प्लॉयमेंट के हर एक लेवल पे, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, हायर लेवल, हर एक टॉप लेवल, हर एक लेवल पे क्या करे, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, वैसे प्रॉब्लम्स को पॉइंट आउट करके निकाले जो प्रॉब्लम को सुनने के बाद, रियलाइज करने के बाद आप उसको हटा सकते हैं, रिमूव। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म क्या होता है, किसी की शिकायत करना इट्स क्रिटिसिज्म, लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कि आप में ये चीज अच्छा है और ये चीज बुरा है, तो जो चीजें बुरी है उस पर आप वर्क ऑन करके उसको आप ओवरकम कर सकते हैं। दिस इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। अवॉइड वर्क स्टॉपेज इन इंडस्ट्री, यानी आप अचानक से, अगर आपके इंडस्ट्री में कोड ऑफ डिसिप्लिन लागू हो रहा है तो आप अचानक से स्ट्राइक पे नहीं जा सकते, अचानक से काम को बंद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सिक्योर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट एंड ग्रीवेंस बाय म्यूचुअली, यानी कि इसका पहला मकसद होता है अगर डिस्प्यूट है तो आपस में आपसे सहमति से उस डिस्प्यूट को हम खत्म कर दें। अवॉइड लिटिगेशन, किसी भी तरीके का किसी के अगेंस्ट कोर्ट केस ना हो, ठीक है ना, पुलिस में शिकायत ना हो, ये भी इसका पर्पस होता है। फैसिलिटेट फ्री ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियन। फ्री ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियन का मतलब होता है ट्रेड यूनियन आसानी से फल फूल सके, उसको आप दबाइए नहीं, उसको आप रिकॉग्नाइज करिए, उसको आप स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है ना, दैट कैन बी स्ट्रांगली फ्लरिश इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उससे क्या होगा कि कम ग्रीवेंसेस होंगे तो टाइमली आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। Yes, ma'am. एलिमिनेट ऑल फॉर्म्स ऑफ कोercion। एक मिनट, कुछ पूछना है अक्षय? Yes, ma'am. Ma'am, code of conduct और code of discipline सेम या डिफरेंट है? फिर से बोलना अक्षय, नहीं समझ में आया। मैम, कोड ऑफ डिसिप्लिन और कोड ऑफ कंडक्ट दोनों सेम है या डिफरेंट है? कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ डिसिप्लिन वन एंड सेम थिंग, ठीक है ना। आप उसको कोड ऑफ कंडक्ट में बोलो, कोड ऑफ डिसिप्लिन बोलो, सेम चीज है। नाउ कंडक्ट मतलब आपका किस तरीके का तौर तरीका होना चाहिए, तो कोड ऑफ डिसिप्लिन हुआ ना। Eliminate Yes, all ma'am. forms of coercion, intimidation, violence of rules and regulations governing industrial relation। यानी इसका एक और पर्पस होता है कि इंडस्ट्रीज में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके वायलेशन पे आप क्या क्या एक्शन ले सकते हैं। एंड एलिमिनेट ऑल काइंड ऑफ एवरी सोर्स ऑफ कोercion एंड इंटिमिडेशन। कोercion मतलब किसी को फिजिकली किसी पर दबाव बनाना, एंड इंटिमिडेशन मतलब धमकी देना, थ्रेटन, राइट। तो ये सब चीज को एलिमिनेट करना कोड ऑफ डिसिप्लिन का क्या है, मेजर रीजंस है। नाउ द कोड इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग प्रिंसिपल। किस किस प्रिंसिपल पर ये कोड बेस्ड होता है? सबसे पहला, इसके लिए कुछ नियम है। अगर आपने कोड ऑफ डिसिप्लिन बनाया है और इम्प्लीमेंटेड है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या पहला रूल एम्प्लॉइज के लिए, देयर शुड बी नो स्ट्राइक। अगर आप स्ट्राइक पे जाना चाहते हैं तो नोटिस दीजिए, उस नोटिस के बाद अगर आपका प्रॉब्लम नहीं उस नोटिस पीरियड में सॉर्ट आउट होता है, देन यू कैन गो फॉर स्ट्राइक। डेमोक्रेसी है, लेकिन जब चाहे तब नहीं, नोटिस के बाद। ये दोनों ही पक्ष में है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज दोनों के फेवर में है ये। उसी तरह लॉकआउट अगर करते हैं, यानी एम्प्लॉयर अगर बंद करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, शट डाउन कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन का गेट, तो उसको लॉकआउट बोलते हैं, वो भी नोटिस के साथ होना चाहिए। यानी पहले आप अपने जो भी आपके लेबर्स और वर्कर्स से आपका ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, पहले आप उनसे बात कर लीजिए, उनको सेटिस्फाई कर दीजिए, और तब जाकर के आप क्या करिए, इसका फुल जो भी तरीका है उसको अडॉप्ट करिए। नो यूनिलैटरल एक्शन शुड बी टेकन, यानी कभी भी इंडस्ट्रियल मैटर पे एक तरफा डिसीजन नहीं हो सकता, ना ही एम्प्लॉयर का ना ही एम्प्लॉइज का। म्यूचुअल। एम्प्लॉइज शुड नॉट फॉलो गो स्लो। गो स्लो क्या होता है? अब यहाँ पे मान लो मना कर दिया कि आप स्ट्राइक पे नहीं जा सकते, इट डजंट मीन कि आप आराम नहीं कर सकते, क्योंकि आप स्ट्राइक पे जा सकते हैं। आपको आप ऐसा नहीं कि काम करते करते गो स्लो स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करिएगा। गो स्लो स्ट्रैटेजी क्या है उत्तम? यस मैम। क्या है गो स्लो? गो स्लो स्ट्रेटेजी का मतलब है कि काम तो करेंगे लेकिन बहुत लो पेस में करेंगे। वेरी गुड। अगर हम एक दिन में 50 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं नॉर्मल स्पीड से, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, एफर्ट कम लगाएंगे। हाँ, बहुत एफर्ट कम लगाएंगे, तो हम पूरे दिन में कितना बनाएंगे? 10 यूनिट बना रहे, 15 यूनिट बना रहे, बस हो गया। तो स्ट्राइक पे तो नहीं है, लेकिन हम काम भी मन लगा के नहीं करेंगे, तो ये भी आप नहीं करिएगा अगर आपके यहाँ ये इम्प्लीमेंट होता है तो।
नो डिलिबरेट डैमेज, इंटेंशनल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर्टी को आप डैमेज नहीं करिए, नहीं कर सकते हैं। एक्ट्स ऑफ वायलेशन, इंटिमिडेशन और कोर्स शुड बी रिस्टोर्ड, यानी जितने भी रूल्स को उल्लंघन करने का या किसी को धमकी देने का या किसी को डराने का जो भी काम है उसको कंप्लीटली एलिमिनेट करना पड़ेगा। द एग्जिस्टिंग मशीनरी फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स शुड बी यूटिलाइज्ड, यानी जो ही मशीनरी ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल है ऑर्गेनाइजेशन के डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए उसको यूटिलाइज करना चाहिए, ठीक है ना। पहले वो यूटिलाइज करना चाहिए, ना कि आप पहले ट्रिब्यूनल और कोर्ट में चले जाइए। वो बहुत आखिरी का चीज है, जब आपस में नहीं खत्म होता है तब, राइट। एंड देन लास्टली एक्शंस दैट डिस्टर्ब कॉर्डियल रिलेशनशिप्स शुड बी अवॉइडेड। वैसे सब सारे काम को अवॉइड करना चाहिए जो आपस में मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में या फिर एम्प्लॉइज के बीच में क्या करता है, वैसा रिलेशन नहीं क्रिएट कर पाता है, ठीक है। ओके, अब मैनेजमेंट एंड यूनियंस, अटेंडेंस ले लेना। अब यहाँ पे था मैनेजमेंट एंड यूनियंस अग्री। मैनेजमेंट एंड यूनियंस किस किस बात पे अग्री होती है, अगर वहां पे कोड ऑफ डिसिप्लिन या कोड ऑफ कंडक्ट होता है तब। नो यूनिलैटरल एक्शन, हमें मालूम है दोनों को अग्री करना होता है कि कोई भी एक तरफा रिएक्शंस नहीं लेगा, एक तरफा डिसीजंस नहीं लिया जाएगा। Existing machinery for settlement of disputes should be utilized with the utmost efficiency, जो भी अवेलेबल है उसको आप अच्छे से यूटिलाइज करिए ताकि प्रॉब्लम्स अंदर में म्यूचुअल टॉक से खत्म की जा सके। देयर शुड बी नो स्ट्राइक और लॉकआउट्स, यानी कि नोटिस पीरियड के बीच में कोई स्ट्राइक और लॉकआउट नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी नोटिस पीरियड है, ठीक है, समझ में आया। एंड देन नीदर पार्टी विल रिकोर्स टू कोर्शन इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, कोई भी पार्टी किसी को धमकाएगा नहीं, किसी को फिजिकल दबाव में नहीं डालेगा, किसी को विक्टिमाइज नहीं करेगा, एंड देन फाइनली ग्रोसरो टैक्टिक भी नहीं फॉलो करेगा। एंड देन अवॉइड लिटिगेशन, द बोथ पार्टी शुड अवॉइड लिटिगेशन, यानी झूठ मूठ के कोर्ट केस में नहीं फंसेंगे। सिट डाउन नहीं करेंगे, यानी खाली बैठे रहना और इसका टाइम पास करना, ये नहीं करेंगे। स्टे इन स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स, यानी कि आप हैं स्ट्राइक्स में या फिर लॉकआउट्स में, ठीक है ना, वो काम आप नहीं करेंगे जब मैनेजर्स एंड यूनियंस है, समझे। ये मैनेजमेंट एग्रीज, वो क्या था, मैनेजमेंट एंड यूनियन बोथ एग्रीज एट दोज पॉइंट्स। ये सिर्फ मैनेजमेंट को एग्री करना है, क्या वर्कलोड नहीं इंक्रीज करेंगे बिना कंसल्ट के, ठीक है ना, बिना कंसेंट के। नॉट टू स्टॉप और इंकरेज एनी फेवर प्रैक्टिस सच एज, कोई भी जो अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस है उसको नहीं सपोर्ट करेंगे, नहीं इनकरेज करेंगे, ठीक है। टू टेक प्रॉम्प्ट एक्शन फॉर सेटलमेंट टू ग्रीवेंस, यानी मैनेजमेंट को अग्री करना चाहिए कि जो भी ग्रीवेंसेस उसको सेटल करने के लिए हम प्रॉम्प्ट यानी कि तुरंत एक्शन लेंगे, समझ में आया। एंड फाइनली टू टेक एप्रोप्रिएट disciplinary action against its discipline, against its officers and members in cases where inquiries reveal that they were responsible for precipitate action by workers leading to indiscipline, यानी कि कहीं पे भी जो appropriate disciplinary action है उसको इंट्रोड्यूस करना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर ऑफिसर या मेंबर पर इंक्वायरी बैठता है तो किसी भी लेवल का, ठीक है। अब ये सब सारी चीजों पे यूनियंस अग्री करेगी, नीचे वाली चीजों पे मैनेजमेंट अग्री करेगी, नीचे वालों पे सॉरी यूनियन अग्री करेगी। यूनियन अग्री करेगी यानी कि मैनेजमेंट या फिर एम्प्लॉइज अग्री करेगा। नॉट टू एंगेज इन फिजिकल ड्यूटीज, यानी किसी को आप फिजिकली शारीरिक रूप से कोई पीड़ा या कष्ट नहीं देंगे। That their members will not engage or cause other employees to engage in any union activity during working hours unless as provided by law, agreement or notice, यानी कि फिजिकल ड्यूटीज नहीं करेंगे, कोई भी मेंबर जो है यूनियन का वो किस चीज में एंगेज नहीं होगा, एनी कॉज अदर एम्प्लॉइज टू एंगेज इन एनी यूनियन एक्टिविटी, यानी कोई एम्प्लॉयर किसी दूसरे यूनियन एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। एंड फाइनली ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स कोई भी हो, अनलेस प्रोवाइडिंग एज इफ
यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स होता है, अब क्या करेंगे यूनियंस, क्या करेंगे उसको, अगर कोई ऐसी अनपार्लियामेंट्री कामों में इंडल्ज है तो क्या करेगी, डिसअप्रूव करेगी, ठीक है, उसको अप्रूव नहीं करेगी, उसको गलत ठहराएगी। कोई भी चीज स्पिरिट ऑफ द कोड के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, यानी कोड का जो बेसिक मूल मंत्र है उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। अब ये क्या है, द कोड सिंबलाइजेस द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट टू बिल्ड अप एन इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी ऑन वॉलंटरी बेसिस। कोड क्या करता है, ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो एक्चुअली एक तरह का सिंबल है जहाँ पे गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी को सेटअप करने की कोशिश की है वॉलंटरी बेसिस पर, ठीक है ना, इच्छा के अनुसार, जबरदस्ती नहीं है कंपनी का। वो चाहे तो कोड ऑफ डिसिप्लिन रख सकते हैं, वो चाहे तो नहीं रख सकते, वो चाहे तो स्टैंडिंग ऑर्डर रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, चाहे तो डिलीट कर सकते हैं। दोज आर नॉट स्टैट्यूटरी। अभी जो हम पढ़ेंगे वो गवर्नमेंट मशीनरी है, जैसे सेंट्रल एंड स्टेट लेवल मशीनरी जिसको हम बोलते हैं। सेंट्रल इंडस्ट्रियल रिलेशन मशीनरी कंसिस्ट ऑफ चीफ लेबर कमिश्नर। कौन होता है इसमें, चीफ लेबर कमिश्नर होता है और रीजनल लेबर कमिश्नर होता है। रीजनल लेबर कमिश्नर स्टेट में होता है, चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल में होता है, ठीक है। हमेशा एचआर के एमबीए स्टूडेंट के लिए स्कोप होता है कि आप लेबर इंस्पेक्टर बन सकते हैं, उसका एग्जामिनेशन देकर के। बहुत ज्यादा कुछ क्राइटेरिया नहीं होता है, जो फ्रेशर एचआर के लोग होते हैं वो देते हैं, तो मोस्टली हो जाता है और अच्छा पैकेज है इसमें, ठीक है ना, गवर्नमेंट जॉब, शांत जॉब और अच्छा पैकेज, राइट। कुछ पूछना है अक्षय, कुछ पूछना है? नो मैम। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेन फंक्शंस जो है इसका वो क्या है, प्रिवेंशन, इन्वेस्टिगेशन एंड सेटलमेंट। पहले तो आप डिस्प्यूट को होने से रोकिए, अगर होता है तो इन्वेस्टिगेट करिए रीजंस को, एंड देन इन्वेस्टिगेशन के बाद उसको सेटलमेंट करने की कोशिश करिए। वेरिफिकेशन ऑफ यूनियन मेंबरशिप के कौन कौन यूनियन के मेंबर हैं और नहीं है ये वेरीफाई करने का काम भी इसका होता है। एंड देन फाइनली फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस, यानी जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस तय किया है वो तय मिनिमम वेजेस फॉलो करवाना काम होता है किसका, लेबर कमिश्नर का, स्टेट लेबर कमिश्नर का, सेंट्रल लेबर या चीफ लेबर कमिश्नर का ये ड्यूटी होता है। एंड देन फाइनली सेंट्रल इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन मशीनरी इंश्योर्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोड। कौन होता है रिस्पॉन्सिबल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट के लिए, वही लेबर ऑफिसर, लेबर कमिश्नर, ठीक है, ठीक है। ये सारा हमारा क्या था इसमें, ये सारा वॉलंटरी मेजर्स था। वॉलंटरी मेजर्स यानी आप इसको अडॉप्ट कर भी सकते, नहीं कर सकते, कंपलसरी नहीं है कि आपको इस तरीके से करना ही है, लेकिन ये सारे कलेक्टिव मेथड है, ठीक है ना। दीज आर द कलेक्टिव मेथड जहां से आप खत्म कर सकते हैं चीजों को, आप म्यूचुअली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ नहीं सॉल्व होता है तो आप गवर्नमेंट मशीनरी में गए, यहाँ गवर्नमेंट मशीनरी में क्या है, स्टेट और सेंट्रल लेवल पे लेबर कमिश्नर है, लेबर इंस्पेक्टर है, जो प्रॉब्लम्स को देखती है, समय समय पे चेक करती है, ऑडिट करती है कंपनीज का। इस दोनों जगह का सेटलमेंट नहीं होता है, देन यू हैव टू गो फॉर स्टैट्यूटरी, जो संवैधानिक है, जो लीगल है, जो आपको करना ही है अगर इससे पहले नहीं हुआ। लेकिन फिर भी ये सब होते हुए भी गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर, मैनेजमेंट, everybody's focus is to sort out the dispute between the parties, employer and employees through voluntary method, collective bargaining कह दो, ट्रेड यूनियन कह दो, जेएमसी कह दो, whatever, ठीक है ना, कोड ऑफ डिसिप्लिन बोल दो, जो भी हो गया। आज ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग स्टैट्यूटरी मेजर्स जो है ना, एडजुडिकेशन, आर्बिट्रेशन एंड वर्किंग कमेटी, these are the things जो आपने पहले नहीं पढ़ा होगा, इसलिए मैं इन सब चीजों को अभी ले लेती हूँ। ग्रीवेंस सेटलमेंट यू ऑलरेडी नो, रीजंस ऑफ डिस्प्यूट, स्ट्राइक है, लॉकआउट है, आप तुरंत सीख लेंगे अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो। एंड देन और क्या है, और क्या, बस यही सब तो है। तो वो सब आप कहीं ना कहीं जानते हैं, इसलिए उसको हम थोड़ा बाद में रखते हैं। ये सब नहीं सुना हुआ इसलिए मैं इसको पहले डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है ना। कल मैं ये स्ट्रैटेजी मेजर्स को डिस्कस करूंगी, ओके मैम। ये एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट और कोशी कॉन्ट्रैक्ट में बेसिक क्या डिफरेंस होता है? जैसे कि इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट है कि जो कॉन्ट्रैक्ट हम लोग समझते हैं खुद से, मीन्स रिटेन या ओरल होने का जरूरत नहीं।
और कोशी कॉन्ट्रैक्ट में मैम जैसे था कि कोई लैपटॉप है किसी दोस्त के यहाँ गया हमसे छूट गया, उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि या तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं उत्तम जो सर्कमस्टांसेस के कारण हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाते हैं। इंटेंशनल हमारा कोई इंटेंशन नहीं होता उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का या वैसा कॉन्ट्रैक्ट कुछ करने का, लेकिन क्या होता है ना कि अब सिचुएशन ऐसा हो गया है कि हम उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गए और हम पार्टीज हो जाते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के। फॉर एग्जांपल जैसे तुमने ही कहा कि तुम्हारे यहाँ कोई आता है, कोई कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बातचीत करता है, उसका अपना एक बैग या उसका लैपटॉप बैग तुम्हारे ऑफिस में छूट जाता है, ठीक है ना, तो नाउ ये आपका एक ऑब्लिगेशन हो जाता है ना कि आप उनको वापस करिए, राइट। अगर आपने उनको वापस कर दिया, फोन करके बुला लिया, वापस कर दिया एक फिक्स जगह पे, तो खत्म हो गया। लेकिन अगर आपने उस लैपटॉप को यूज कर लिया, ठीक है ना, किसी और के हाथों सेल कर दिया, अब आप पार्टी हो गए कि नहीं हो गए कॉन्ट्रैक्ट, अब आप पे करिए उनको फिर, राइट। आपने गलत किया, आपको नहीं करना चाहिए, आपको नोटिस देना चाहिए था। तो क्वॉशी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अभी किसी कोई भी ना वो ऑफिस ना वो रिप्रेजेंटेटिव किसी कंपनी का, ना ही आप इस तरीके के सर्कमस्टांसेस में पढ़ना चाह रहे थे, लेकिन सिचुएशन ऐसा हो गया कि यू हैव टू फॉलो अबाइड बाय द रूल्स, ठीक है। या तो आप उनको फोन करके वापस करते हैं, बता देते हैं, अगर यूज करते हैं तो आप पे बैक कर दीजिए, नहीं करते तो आप डिफॉल्ट हो जाते हैं, है ना। ओके, समझ में आया? यस मैम, ठीक है, यस मैम। ठीक है। और कोई प्रॉब्लम्स हो तो एक बार लिख लो, हम लोग एक दिन उस प्रॉब्लम को भी डिस्कस करेंगे, राइट। ठीक है, ये सब खत्म हो जाएगा 3-4 दिन में, मुझे ऐसे लगता है। ठीक है, एक